आर्कटिक में एक ग्रुप गुफा की बर्फीली गहराई में खुदाई कर रहा था। अचानक उन्हें बर्फ के अंदर कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है, तो वे इसे निकालने के लिए एक बड़ा आइस ब्लॉक काटते हैं, जिसे बाद में एक लैब में लिया जाता है। साइंटिस्ट्स तुरंत खुदाई कंपनी को एक फैक्स भेजते हैं, जिसमें बताते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है और एक्सकवेशन रोकने का रिक्वेस्ट करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जो भी बर्फ के ब्लॉक के अंदर है, उसका स्टडी करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है। कुछ समय बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टैनली लैब में पहुंचते हैं। वह आर्कटिक के इतिहास और एस्किमोस की कल्चर का स्टडी करने वाले डॉक्टर हैं। स्टैनली की मुलाकात डॉक्टर डायन और अन्य वैज्ञानिकों से होती है, जो मानते हैं कि उन्होंने कोई प्री हिस्टोरिक एनिमल खोजा है। 1998 में रूसी वैज्ञानिकों ने एक मैमथ पाया था, जिसके सेल्स अब भी अलाइव थे, इसलिए उन्हें इस डिस्कवरी से काफी उम्मीदें हैं। वैसे एक मैमथ के मुकाबले ये एक स्केलेटन से भी बुरा लग रहा है। इसके बाद ग्रुप एक लेजर का यूज करते हुए बर्फ के ब्लॉक को केयरफुली लेयर बाय लेयर काटता है, ताकि प्राणी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। उनकी हैरानी की बात यह है कि बर्फ के अंदर का प्राणी कोई एनिमल नहीं, बल्कि एक निएंडरथॉल है। स्टैनली उसके रूप रंग का एनालिसिस करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि वह एक हंटर है, जो लगभग 20,000 से 40,000 साल पहले जीवित था। स्टैनली करीब से स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन डायन समझाती हैं कि उनका पर्पस उस केवमैन को टुकड़ों में काटकर वर्ल्ड्स बेस्ट रिसर्च सेंटर्स में भेजना है, क्योंकि रिसर्च मतलब सिर्फ कट, पेस्ट, रिपीट। इसके बाद वैज्ञानिक केवमैन को पिघलाते हैं और उसके कपड़े और टूल्स हटाकर टिश्यू सैंपल्स लेना शुरू करते हैं। वे उसे बाईपास देते हैं और उसके मस्तिष्क को इलेक्ट्रोड्स से मॉनिटर करते हैं। टेस्टिंग से पता चलता है कि निएंडरथॉल के सेल्स और ऑर्गन्स बिल्कुल सही कंडीशन में हैं। डायन यह थ्योरी पेश करती हैं कि प्राचीन ह्यूमंस के पास क्रायोप्रोटेक्टेंट्स होते थे, जो क्रिस्टल्स बनने से रोकने वाली स्पेशल सेल्स हैं। जैसे ही टेस्टिंग जारी रहती है, वैज्ञानिक यह देखकर चौंक जाते हैं कि अचानक निएंडरथॉल के मस्तिष्क में हल्की ब्रेन एक्टिविटी दिखाई देती है। वे आदमी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे उसे इंट्यूबेट करते हैं और डिफिब्रिलेटर से शॉक देते हैं, जब तक कि वे एक हेल्थी हार्ट बीट का पता नहीं लगा लेते। जैसे ही केवमैन स्टेबल हो जाता है, वे इंट्यूबेशन हटा देते हैं और निएंडरथॉल जागने लगता है। वह अपने आसपास के माहौल, शोर और नकाबपोश चेहरों से बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है, जिससे वह तुरंत पैनिक हो जाता है, जिससे बाकी साइंटिस्ट्स उसे एक इंजेक्शन देकर सुलाने में सफल होते हैं। इसके बाद ग्रुप केवमैन के फ्यूचर पर डिस्कशन करता है और पहले से ही नोबेल जीतने की उम्मीद करता है। आर्कटिक टीम एक ऐसा क्रायोप्रोटेक्टेंट डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जिससे कैंसर पेशेंट्स को फ्रीज करके तब अनफ्रीज किया जा सके जब ह्यूमैनिटी इलाज खोज ले। लेकिन अब जब उनके पास निएंडरथॉल है, वे सोचते हैं कि वे लोगों को फ्रीज करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, ताकि इमॉर्टैलिटी पाई जा सके। भाई साहब, सबसे पहले इन सब की नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन बंद करो। साला इमॉर्टल होने की ख्वाब देखते हैं। फिर हमारे स्टैनली भाई आता है और इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं और बताते हैं कि ह्यूमंस को हमेशा के लिए नहीं जीना चाहिए और दुनिया पहले से ही ओवर पॉपुलेटेड है। उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है और साइंटिस्ट्स इस पर एग्री होते हैं कि वे फिलहाल प्रेस को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि निएंडरथॉल एक सेलिब्रिटी बन जाए। अगर टिकटॉक होता तो अब तक मिलियन फॉलोअर्स मिल गए होते। इसके बाद स्टैनले सुझाव करते हैं कि पहले कैवमैन का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण में किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें प्राचीन समय के बारे में और जानकारी मिलेगी। बहुत समझाने और रिक्वेस्ट करने के बाद वह टीम को कन्विंस कर लेते हैं कि उन्हें अपना रिसर्च करने के लिए 2 सप्ताह दिए जाएं। जल्द ही एक स्पेशल विवेरियम तैयार किया जाता है और नींडरथ को उसमें रखा जाता है। जब वह जागता है तो वह एनवायरनमेंट को फेमिलियर पाता है और अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू कर देता है। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए बेरीज का जूस पीता है और घोंसले से अंडे चुराने के लिए एक बर्ड को भगा देता है। शाम को वह स्टोन्स का यूज करके आग जलाता है और अपना खाना पकाता है। सुबह के समय वह वाटरफॉल के नीचे अपना शरीर धोता है, जैसे कोई प्रीमियम स्पा एक्सपीरियंस हो। इसके बाद वह एक स्पीयर के साथ शिकार करने जाता है, जिसे उसने खुद बनाया होता है। वह कुछ अजीब आवाजें निकालता है जो एक वाइल्ड बोर का ध्यान आकर्षित करती हैं। सुअर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन केवमैन आखिरी सेकंड में बच जाता है और सुअर चट्टानों के बीच फंस जाता है, जिससे वह उसे मारने में सफल हो जाता है। बाद में जब वह मछली पकड़ रहा होता है तो गलती से उसे एक होज मिलती है। फिर होज को जमीन से खींचते हुए एक मेटल डोर तक पहुंचता है। वह दरवाजे को हिलाता है और आखिरकार उसे खोलने में सफल हो जाता है, जिससे साइंटिस्ट दौड़कर दूसरे दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि वह अंदर न आ सके। गुस्से में निएंडरथॉल वाटरफॉल पर चढ़ जाता है और उस मशीन को खोजता है जो उसे चलाती है। वह मशीन को तोड़ने की कोशिश करते हुए दीवार पर वार करता है और जोर से चिल्लाता है, लगता है
गेम में तोड़ फोड़ करने की आदत है। इस पर एक साइंटिस्ट विवेरियम में जाता है और उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से शूट कर देता है। फिर वे उसे स्ट्रेचर पर रखकर ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं ताकि पहले से प्लान किए गए ढेर सारे सैंपल्स ले सकें। स्टैनली परेशान हो जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि उसके 2 हफ्ते अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन डायन उसे चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। शाम को स्टैनली डायन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें विभिन्न ट्राइब्स आग पर कदम रखते हुए नाच रही हैं, लेकिन डायन कहती है कि यह केवल नर्व ब्लॉक की वजह से है। स्टैनली बताता है कि यह दर्द की कमी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन स्किन पर ब्लिस्टर्स की एब्सेंस को नहीं। इसके बाद वह वीडियो को आगे बढ़ाता है और एक सीन दिखाता है जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति अपने दोस्त के चेहरे में सुइयां डाल रहा होता है। खून नहीं होने के कारण स्टैनली सोचता है कि वे कोई ऐसा केमिकल बना रहे हैं जो उनके टिश्यू की रक्षा करता है। वह थ्योरी देता है कि केवमैन भी अपना खुद का ऐसा केमिकल बनाता है और डायन को उसे और अधिक स्टडी करने देने के लिए मना लेता है। जब निएंडरथॉल वापस विवेरियम में लाया जाता है, स्टैनली भी बिना किसी वेपन या ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता है ताकि उसे डराया न जाए। सतर्क केवमैन इधर उधर भागता है, गुर्राता और चिल्लाता है और खुद को बचाने के लिए जगह ढूंढता है। स्टैनली डरता है लेकिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है जब तक कि वे आमने सामने नहीं आ जाते। थोड़ी झिझक के बाद केवमैन स्टैनली पर कूदता है और उसे पत्थर से मारने की तैयारी करता है, लेकिन वह ऊपर से एक साइंटिस्ट के चिल्लाने से ध्यान भंग हो जाता है। क्योंकि स्टैनली खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता, निएंडरथॉल पत्थर छोड़ देता है। फिर वह स्टैनली को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि उसका शरीर उससे कितना अलग है। वह स्टैनली के मुंह में उंगलियां डालता है, उसके कपड़े खींचता है और उसकी ग्रोइन को दबाकर यह चेक करता है कि उसके शरीर के कोई हिस्से गायब तो नहीं हैं। लगता है इन्वेंट्री चेक कर रहा हो। स्टैनली दर्द से चिल्लाता है और निएंडरथॉल पीछे हट जाता है। बॉय, ध्यान से, ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। इसके बाद वह अपना नाम आर-रू बताता है, जिसे स्टैनली बदलकर चार्ली कर देता है। बदले में स्टैनली उसे अपना नाम बोलना सिखाता है और यहाँ तक कि चार्ली को हंसा भी देता है। स्टैनली उसके सीने पर स्कार्स देखता है और उनके बारे में पूछता है। चार्ली उन्हें बीटा कहता है और ऊपर की ओर इशारा करता है। स्कार्स का आकार और उसका इशारा देखकर स्टैनली को लगता है कि इसका मतलब पक्षी हो सकता है। स्टैनली समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाहता है। अगले दिन लिंग्विस्ट मेबल आती है और स्टैनली उसे चार्ली के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाता है, लेकिन मेबल को उसे पूरी तरह समझने के लिए और डेटा चाहिए। इसके बाद स्टैनली चार्ली के साथ टाइम बिताने लगता है और उसकी लैंग्वेज के कई वर्ड्स सीखता है, जैसे रॉक, फ्रॉग और बोन। चार्ली भी अपना खाना स्टैनली के साथ शेयर करता है। दोस्ती का मतलब अब सिर्फ शब्दों में नहीं, खाने में भी है। बदले में स्टैनली उसे इंग्लिश के आसान वर्ड सिखाता है। मेबल कैमरास पर सब कुछ देखती है और चार्ली की बड़ी वोकैबुलरी से प्रभावित होती है। एक रात जब वे आग के पास बैठे होते हैं, स्टैनली गाना शुरू करता है। चार्ली को यह पसंद आता है और वह उसे गाते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने खाने की हड्डियों से खेलते हुए चार्ली भी कुछ आवाजें निकालता है और खुशी से गाने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद साइंटिस्ट चार्ली को फिर से सुला देते हैं ताकि और सैंपल्स ले सकें और एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकें। उसे एक स्पेशल चेंबर में बहुत कम तापमान पर रखा जाता है ताकि क्रायो प्रोटेक्टेंट्स एक्टिवेट हो जाएं और उन्हें निकालना आसान हो। स्टैनली इसका विरोध करता रहता है, यह कहते हुए कि वे चार्ली को मार रहे हैं और उसे लैब रैट जैसा ट्रीट करना सही नहीं है। चार्ली की हार्ट बीट धीमी होने लगती है और साइंटिस्ट के पास उसे बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसके बाद जब चार्ली को विवारियम में वापस लाया जाता है तो वह गुस्से में स्टैनली पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वह सारे एक्सपेरिमेंट्स और नए स्कार्स से खुश नहीं है। चार्ली का मूड ओवरकुक्ड हो गया है। अचानक वह छलांग लगाकर स्टैनली पर हमला करने का नाटक करता है, अपनी स्पीड से जमीन पर वार करता है और फिर अपने ही सीने पर इशारा करता है। वह स्टैनले से खुद को खत्म करने में मदद मांगता है, लेकिन स्टैनले मना कर देता है। कुछ संघर्ष के बाद वह विवेरियम छोड़कर चला जाता है। बाद में स्टैनली निजी तौर पर डायन से मदद मांगता है। वह कहता है कि सारे स्टडीज धीरे धीरे चार्ली को उनसे दूर कर रहे हैं और वे उससे संपर्क खो रहे हैं। स्टैनली चाहता है कि डायन उसके साथ विवेरियम जाए, क्योंकि शायद एक महिला की उपस्थिति उसे शांत कर सके। जब वे विवेरियम में प्रवेश करते हैं, चार्ली के हाथ घायल होते हैं और वह रॉक पाउडर का इस्तेमाल कर अपने स्कार्स से बर्ड की आकृति जमीन पर बना रहा होता है। डायन बहुत नर्वस होती है जब चार्ली तुरंत उसकी तरफ भागकर उसे ध्यान से देखने लगता है। वह डायन के साथ अपना खाना शेयर करता है और डायन उसे खा लेती है ताकि वह उसे नाराज न करे, भले ही वह खाना कीड़ों से बना होता है। फिर चार्ली उसे बार बार छूता है, शुरू में दोस्ताना तरीके से, लेकिन बाद में उसकी ग्रोइन देखने की कोशिश करता है। स्टैनली तुरंत उसे रोकता है और दोनों के बीच चिल्लाने की नौबत आ जाती है। फिर चार्ली अपनी गुफा से कुछ वस्तुएं लाता है और उन्हें डायन के बदले में देने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैनले उसे मना कर देता है। डायन को देखकर चार्ली उदास हो जाता है और बार बार एक ही शब्द दोहराने लगता है। जब मेबल इसका विश्लेषण करती है तो उसे लगता है कि उसने चार्ली का वुमन के लिए शब्द ढूंढ लिया है।
लेकिन उसमें और भी कुछ है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाती। स्टैनली और डायन चार्ली से इन शब्दों का मतलब समझाने के लिए कहते हैं। चार्ली जमीन पर कुछ आकृतियां बनाता है जिससे पता चलता है कि उसके पास एक पत्नी और बच्चे हुआ करते थे। वह दौड़ते हुए बार बार वही शब्द दोहराता है और डायन को एहसास होता है कि वह पूछ रहा है कि उसका परिवार कहाँ है। यह क्षण तब बाधित होता है जब एक हेलीकॉप्टर सुविधा के ऊपर आ जाता है। क्योंकि छत कांच की बनी होती है, चार्ली उसे देखता है और घबरा जाता है। वह चट्टानों पर चढ़ने लगता है और बार बार बीटा दोहराता है। साइंटिस्ट तुरंत हेलीकॉप्टर को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चार्ली शांत नहीं होता। वह वाइवेरियम के शीर्ष पर चढ़कर छत की ओर देखकर बीटा चिल्लाता रहता है। कुछ समय बाद स्टैनली एक एस्किमो ट्राइब से मिलने जाता है और चार्ली से सुने गए शब्दों को उनके साथ साझा करता है, जिसे समूह पहचान लेता है। स्टैनली तुरंत लैब में वापस आता है और डायन के साथ अपनी खोज साझा करता है। बीटा सेडना को संदर्भित करता है, जो एक लेजेंड है जिसमें एक बड़ा पक्षी भगवान का संदेशवाहक होता है और लोगों को उनके व्यवहार के आधार पर स्वर्ग या नर्क में ले जाता है। चार्ली के कबीले के बारे में स्टैनली यह थ्योरी देता है कि उनका अंत तब हुआ जब मैग्नेटिक पोल पलट गया और इलाके के सभी जानवर मर गए। चार्ली को शायद लगा कि यह भगवान का दंड है और वह ड्रीम वॉक पर निकल गया, जिसका मतलब है कि वह पक्षी को खोजने और जानवरों की वापसी के बदले खुद को अर्पित करने गया। अब चार्ली सोचता है कि हेलीकॉप्टर ही सेडना है, इसलिए उसे शांत करना नामुमकिन है। 34 घंटे बाद चार्ली अपने सारे कपड़े, औजार और पिछले कुछ दिनों में स्टैनली द्वारा दिए गए विभिन्न ट्रिंकेट्स पहनता है। वह क्रश्ड बेरीज का उपयोग पेंट के रूप में करता है और अपनी त्वचा को सजाता है। चार्ली लगातार मंत्र बोलता रहता है। जाहिर है वह अपने भगवान की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब भी स्टैनली विवारियम में प्रवेश करता है, चार्ली छिप जाता है और बात करने से इनकार कर देता है। एक दोपहर चार्ली सीढ़ियों पर जाता है और कई बार स्टैनली को देखते हुए उसने समझ लिया है कि बटन दबाना जरूरी है। वह लैब में प्रवेश करता है और बहुत सावधानी से छिपते हुए घूमता है ताकि साइंटिस्ट उसे न देख सकें। जब वह एक खाली कॉरिडोर में पहुंचता है तो उसे एक मिरर मिलता है और वह अपनी ही परछाई को देखकर ग्राउल करने लगता है। उसे लगता है कि दूसरा आदमी उसे चुनौती दे रहा है, इसलिए वह अपने भाले से मिरर तोड़ देता है। इसके बाद वह स्पीकर्स में आवाज सुनता है और डर के मारे कॉरिडोर में दौड़ता है जब तक कि वह उन कमरों में नहीं पहुंच जाता जहां सभी लैब एनिमल्स हैं। जब वह पक्षी को देखता है तो भालू ग्राउल करता है, इसलिए चार्ली आगे बढ़ता रहता है। जब वह अगले कॉरिडोर में जाने की कोशिश करता है तो वह ग्लास डोर्स से टकरा जाता है। वह जल्दी से फिर से कोशिश करता है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जिससे उसे अगले कमरे में प्रवेश करने का मौका मिलता है। उसी समय वह किसी वाहन की आवाज सुनता है और डर कर एक कॉपी मशीन के पीछे छिप जाता है, लेकिन गलती से चार्ली उसे चालू कर देता है, जिससे वह फिर से डर जाता है और भागने लगता है। एलिवेटर की आवाज से चौंक कर वह एक लैब में प्रवेश करता है और एक जार तोड़ देता है जिसमें एसिड होता है, जो उसकी उंगलियों को थोड़ा जला देता है। तभी साइंटिस्ट्स लाइट बंद कर देते हैं, जिससे चार्ली घबरा जाता है। वह फर्नीचर पर चढ़ने लगता है, लेकिन बार बार फिसलता है और उपकरण तोड़ देता है। एक साइंटिस्ट आवाज सुनता है और लाइट चालू करते हुए अंदर आता है। चार्ली फिर से चौंक जाता है और तुरंत हमला कर देता है, अपने भाले से आदमी को मार देता है। इसके बाद चार्ली फिर से भागने लगता है और अचानक अलार्म सुनते ही पागल हो जाता है। वह एक रैंडम दरवाजा पार करता है और एक सुरंग में पहुंचता है, जो आगे बढ़ने पर ठंडी होती जाती है। जब उसे फायर एग्जिट मिलता है तो वह तेजी से बाहर निकलता है और आखिरकार बाहर आ जाता है। वह हेलीकॉप्टर देखता है और उसके पीछे भागता है, इसलिए पायलट उसे बेहोश करने के लिए स्कीज से मारता है। साइंटिस्ट्स आखिरकार वहां पहुंचते हैं और चार्ली को बचाकर वापस अंदर ले आते हैं। कुछ देर बाद वे एक्स-रेज देखते हैं, जो पुष्टि करते हैं कि चार्ली की हड्डियां नहीं टूटी हैं और उसे सिर पर चोट भी नहीं लगी है। साइंटिस्ट स्टैनली पर गुस्सा होते हैं और उसके रिसर्च को अपने साथी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वे घोषणा करते हैं कि अब और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा और चार्ली को किसी दूसरे फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाएगा। स्टैनली यह समझाने की कोशिश करता है कि अगर चार्ली को पिंजरे में रखा गया तो वह मर जाएगा, लेकिन उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हार न मानते हुए वह गुप्त रूप से दरवाजे की रखवाली करने वाले आदमी से डील करता है। जल्द ही स्टैनली कई फोर्स के साथ विवेरियम में प्रवेश करता है। जब चार्ली को ठंड से बचाने के लिए ठीक से तैयार किया जाता है तो स्टैनले उसे बाहर टहलाने ले जाता है। साइंटिस्ट को एहसास होता है कि वे गायब हैं और उनके फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए उन्हें ढूंढने निकलते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, बर्फ की परतें गिरने लगती हैं और अचानक जमीन में एक क्रेवास खुल जाती है, जिससे स्टैनली और चार्ली अलग हो जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढता है तो चार्ली उत्साहित हो जाता है और बेताब चिल्लाते हुए कूदता है। वह चॉपर्स स्काइज को पकड़ने में सफल रहता है और उड़ान के दौरान खुशी से गाता रहता है। पायलट में से एक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए चार्ली स्कीज छोड़ देता है और गिरने लगता है। वह कुछ मील तक ग्लाइड करता है और अच्छे मूड में रहने के बाद अपनी यात्रा का अंत करता है। तो दोस्तों, इसी तरह यह फिल्म की एंड हो जाती है।
इस वीडियो को याद से लाइक कर देना और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही गजब की कहानी सुननी है तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब तो बनता है। तब तक के लिए मैं तो चला दूसरा वीडियो बनाने। धन्यवाद।